morning, students. How are you? All is well? Okay, let's chapter 4 metals, metals एंड नॉन मेटल्स है ना. मटेरियल्स जो आपका लेसन का नाम है, इसमें हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के हम देखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, और उसके बाद में नॉन मेटल्स एंड मेटल्स दोनों के यूज़ क्या है. तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी दे रखी है जो कि आपने डेली लाइफ में देखी होगी. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इट मीन्स कि आपको देखते से ही समझ में आ जाता है कि हाँ वाह इसमें ये वाला चेंजेस है. एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो है जो कि अंदर ही अंदर होती रहती है और आप आँख से इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं ना. वो होती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं लेसन. You are familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper, एक्स्ट्रा. Some materials have been given in table. मतलब आपने बहुत सारे जो मटेरियल्स है आपके आसपास देखे होंगे, जैसे एल्यूमिनियम का है, आयरन का है, कॉपर का. और इस टेबल में भी बहुत सारे दे रखे हैं, जैसे आयरन, कोल, सल्फर, एल्यूमिनियम और कॉपर, है ना. तो कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स. मतलब कि आप क्या बता सकते हैं कि कौन सा मटेरियल मेटल का बना हुआ है. द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स. मतलब नॉन मेटल्स भी है और मेटल्स भी है इसके अंदर. ओके, मेटल्स कैन बी बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. मतलब कि नॉन मेटल्स जो रहता है वो बेसिक्स भी रहती है उसमें. मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों ही क्षारीय रहती है. रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टी. हमको आपने क्लास जो है आपकी 6th और 7th उसके अंदर पढ़ी होगी कुछ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसमें हार्डनेस क्या रहती है वो सब. तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. आपका 4.1 दे रखा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग ऑन आयरन. 4.1 में जो आपका है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. मेटल्स और नॉन मेटल जो भी धातु और अधातु, इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे. हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग ऑन आयरन पीस और ऑन आर्टिकल्स मेड अप ऑफ आयरन लाइक अ स्पेस, अ सोवेल एंड एन एक्स. मतलब कि आपने वो ब्लैक स्मिथ लोहार को देखा होगा पीटते हुए लोहे के जो भी आर्टिकल्स वो बनाता है, जैसे कि स्पेड हो गया, शोवेल एक्स मतलब कुल्हाड़ी, दराती, फावड़ा, ये सब जो बनाते हैं ना. डू यू फाइंड द चेंज इन शेप ऑफ दिस आर्टिकल्स और बीटिंग. वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ वी ट्राई टू बीट अ पीस ऑफ कोल, है ना. बीट वुड पीस ऑफ कोल, मतलब कि आपने यही ट्राई किया है क्या, सिमिलर चेंज इफ यू ट्राई टू बीट वुड लॉक या पीस ऑफ कोल. तो लोहार ने जब उनको पीटता है तो उनके शेप में क्या चेंजेस होता है. और इसकी जगह हम अगर कोयला ले लें या फिर लकड़ी का टुकड़ा ले लिया तो क्या उसमें भी सेम चेंजेस होगा. ये एक्टिविटी में आपको 3-4 जैसे टेबल में दे रखी है 4.2 टेबल में, आयरन नेल, कोल पीस, एल्यूमिनियम वायर, पेंसिल लीड, इन सबको लेके और ऐसा पीट के देखना है तो उसमें आपको क्या चेंजेस होता हुआ दिखता है ना. ये वाले एक्टिविटीज़ तो आप नॉर्मली घर पे भी कर सकते हैं. यू शा दैट द शेप ऑफ आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज्ड ऑन बीटिंग. मतलब कि आयरन नेल मतलब कि लोहे की एक कील या फिर एल्यूमिनियम का वायर जो लिया है उसको पीटने पर वो कुछ चेंज हो जाता है. इफ़ देवर बीटन हार्डर दिस कुड बी चेंज्ड इनटू शीट्स. मतलब बहुत ज़्यादा उसको पीटेंगे तो वो शीट में चेंज हो जाएगा, है ना, एक पूरी परत बन जाती है. यू माइट बी फेमिलियर विद सिल्वर फॉइल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स. मिठाइयों को सजाने के लिए आपने देखा होगा ना, सिल्वर यूज्ड करते हैं हम. पन्नी रहती है जो चांदी की, है ना, चांदी का वर्क बोलते हैं. यू मस्ट आल्सो बी फेमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड. इसी तरीके से आपने जो रैपिंग फूड अपना भोजन पैक करने के लिए भी जो पन्नी आती है उनको भी देखा होगा. द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बिटन इनटू दिस शीट इज कॉल्ड मोबिलिटी. वो वाली प्रॉपर्टी जिसके कारण उसको पीटने पर वो शीट में चेंज हो जाती है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, मोलेबिलिटी. क्या बोलेंगे, मोलेबिलिटी. मोलेबिलिटी मतलब हिंदी में होता है आघात वर्धनीयता. दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. मतलब कि ये एक महत्वपूर्ण गुण है. एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लेड लीड टू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी. कैन वी शेल दिस एज मेटल्स. मतलब कि जब आप कोल को या फिर पेंसिल लीड को लेंगे तो वो ये वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे. कैन यू होल्ड अ हॉट मेटलिक
पेन विच इज विदाउट प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हार्ट। मतलब क्या आप किसी मेटल्स के बने हुए पेन को, मतलब बर्तन को पकड़ सकते हो विदाउट प्लास्टिक और लकड़ी के हैंडल के, और आप जले भी नहीं। Perhaps not, of course नहीं, हम नहीं पकड़ सकते हैं। Why try to list some other experience in which a wooden plastic handle protest you from being hurt while handling hot things। मतलब कि जो प्लास्टिक के हैंडल या वुडन के हैंडल्स रहते हैं ये हमको जलने से बचाते हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक। इसका मतलब क्या है कि जो कंडक्शन होते हैं वुड एंड प्लास्टिक वो गुड कंडक्शन नहीं है, मतलब कि कंडक्शन नहीं करते हैं हीट का, है ना। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर, व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव, वाई लेट अस फाइंड आउट। मतलब कि आपने एक इलेक्ट्रिशियन को देखा होगा, वो हमेशा अपने साथ में एक स्क्रू ड्राइवर रखता है ना, जिसका हैंडल प्लास्टिक का बना होता है। एक्टिविटी 4.1 में आपको एक इलेक्ट्रिसिटी का जो है सर्किट बना हुआ है, बैटरी है, बैटरी से या फिर आपके पास छोटा सेल होता है ना, सेलो सेल जो रहता है आपका, जो टॉर्च वगैरह में भी यूज़ होता है और आपके घड़ी में यूज़ होता है, वो वाला लिया है और उससे आपने एक सर्किट बनाया है ना। और आप कील से लेके, और एक बल्ब, डायरेक्ट भी बल्ब जल सकता है, कील से लेके जलाइए तो भी बल्ब जल सकता है। इसका मतलब कि जो आयरन है वो आपका गुड कंडक्टिविटी हो गई। यही वाला एक्सपेरिमेंट आप आयरन नेल, सल्फर, कोल पीस, इन सब के साथ देखिए तो आपको पता चलेगा कि कौन गुड कंडक्टर है और कौन नहीं है। यू ऑब्जर्व दैट आयरन रोड, नेल एंड कॉपर राइट आर गुड कंडक्टर्स। ये सारे क्या है, आयरन रोड हो गई, लोहे की जो रोड है या कील है, या कॉपर का जो वायर है, वो सारे क्या है, गुड कंडक्टर। वाई रोल्ड सल्फर पीस एंड कोल पीस आर पुअर कंडक्टर। इसी की तरह सल्फर और जो कोयले का एक टुकड़ा है, वो क्या रहते हैं, पुअर कंडक्टर रहते हैं, कुचालक रहते हैं, है ना। इसीलिए जो है और द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंस एंड then of this activity was to show that metals are good conductors of heat and electricity। We learned in this class 6 के अंदर पढ़ा होगा ना आपने कि कौन गुड कंडक्टर है और कौन बैड कंडक्टर है, इस तरीके से पुअर कंडक्टर है। तो यही आपको बता रखा है कि आपको क्लास 6 का रिकॉल कर रहे हैं। एक और प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं हम। वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स। आपने बहुत सारे यूज़ करे होंगे ना एल्यूमिनियम के और कॉपर वायर्स का। इलेक्ट्रिसिटी के जो भी हमारे वायर्स रहते हैं इन्हीं का यूज़ रहता है। हैव यू सीन वायर और वायर ऑफ कोल। क्या आपने कभी कोयले के वायर देखे? नहीं, डेफिनेटली नॉट, है ना। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉ इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। वो प्रॉपर्टी जो कि उसको वायर में चेंज कर देती है मेटल्स को, उसको हम क्या बोलेंगे? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब कि तन्यता। Have you ever noticed the difference in sound on dropping an iron sheets, plate, a metal coin and a piece of coal on the floor? If not, you can try it now। मतलब कि आपने ऐसे ही मेटल्स में से बहुत सारी आवाज़ को भी देखा होगा। जैसे कि अगर आपको एक सिक्का गिरता है तो कैसी आवाज़ आ रही है, और एक आयरन की आपकी शीट जो है वो गिरी है, या फिर प्लेट गिर गई आपके हाथ में से तो कैसी आपकी आवाज़ आ रही है। इसी तरीके से कोयले का टुकड़ा अगर गिरा है तो कैसी आवाज़ आ रही है। ये भी एक्सपेरिमेंट आप घर पे करके देख सकते हैं। डू यू नोट एनी डिफरेंट इन द साउंड प्रोड्यूस्ड। क्या आपको इनके साउंड में कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आता है? हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स, कैन यू गिव रीज़न। मतलब कि आपने जो टेम्पल्स है उनके अंदर भी जो घंटियाँ देखी होगी, तो वो जो रहती है वुडन बेल्स भी देखी होगी, मतलब कि जो जोर जोर से बजती है, बड़ी बड़ी सी, है ना। द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस्ड रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। मतलब कि जब हम वुडन मेटल्स के जो भी प्रोडक्ट हैं उनको अगर हार्डली या फिर स्ट्रक करते हैं, मतलब इनको बजाते हैं, रिंगिंग करते हैं, तो वो रिंगिंग साउंड मतलब कि एक साउंड बजाता है ना, उसको स्ट्रक करते हैं तो एक साउंड आता है बाहर। जैसे हम मंदिर में जाते हैं और घंटी बजाते हैं तो एक साउंड आता है। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड ऑफ वुड एंड द अदर ऑफ मेटल्स। आपके पास 2 बॉक्स है ना, एक तो वुड का बना हुआ है और एक मेटल्स का बना हुआ है। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल्स बाय स्ट्रिकिंग बोथ द बॉक्सेस। इसमें से कौन सा बॉक्स जो है वो मेटल्स का बना हुआ है, यह आपको पता चल रहा है। तो हम इसको कैसे पता चल सकता है? एक और मेथड रह सकती है, जो एक प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दे आर सेड टू बी सोनोरस। क्या बोलते हैं? सोनोरस।
द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, मतलब कि अगर उसको रिंगिंग साउंड जो है वो आ रहा है, इस प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलेंगे, ध्वनि बोलते हैं ना, ध्वनि प्रोड्यूस करना बोलते हैं। जो मटेरियल्स हैं मेटल के, वो सारे ही ये वाली प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, और जो नहीं रखते हैं वो मेटल्स नहीं होते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबाव एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड, लस्टर, malleable, डक्टाइल, sonorous एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि कुछ मटेरियल्स हमारे पास ऐसे मिले हैं जो कि हार्ड भी हैं, लस्टर से मतलब कि चालकता प्रदर्शित करते हैं, मॉलेबल मतलब आघातवर्धन, या डक्टाइल मतलब तन्यता, सोनोरस मतलब ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और गुड कंडक्टर हैं, और इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। ओके, तो ये सारे आपने देखे हैं इन एक्टिविटीज़ के अंदर। द मटेरियल्स वी जनरली प्रोसेस दिस प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड मेटल्स। जो भी मटेरियल्स ये सारी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, मेटल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेटल्स। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, मेटल्स के। इन कंट्रास्ट materials like coal and sulfur are soft and dull in appearance. They break down into powders, mass on tapping with hammer. They are not sonorous and are poor conductor of heat and electricity. These materials are called non metals. मतलब कि ये अपोजिट ही रहते हैं। जो मटेरियल्स जो मेटल्स वाले मटेरियल थे वो उनके अपोजिट ही सारे जो प्रॉपर्टीज इनमें रहती है, कि मतलब ये टूट जाते हैं पिटने पर, या कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और ये बैड कंडक्टर रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के पुअर कंडक्टर रहते हैं। तो ये सारे क्या बन जाएंगे, आपके नॉन मेटल्स बन जाएंगे। दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एक्सेट्रा। ये आपके बॉक्सेस मैंने बताया था ना, लास्ट वाले वीडियोस में भी बॉक्सेस आपको स्किप नहीं करना है ना। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें रहती है जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। Metals like sodium and potassium are soft and can be cut with a knife, है ना। Mercury is the only metal which is found in liquid state at room temperature. These are exceptions, है ना। कुछ एक्सेप्शंस भी आपको मिलेंगे। जो आपने प्रॉपर्टीज देखी है ना ऊपर सारी, उनमें भी ये है। जैसे कि आपकी मर्क्यूरी है, आपने क्या बोला है, सारे सॉफ्ट होते हैं, सॉलिड रहते हैं, वो वाले फॉर्म। लेकिन मर्क्यूरी जो रहती है आपको वो लिक्विड फॉर्म में मिलती है। मर्क्यूरी मीन्स पारा, और वो भी क्या है, एक मेटल ही रहती है। ओके, और इसी तरीके से जैसे सोडियम और पोटेशियम है, वो भी मेटल है, लेकिन वो जो है वो सॉफ्ट रहते हैं, और वो चाकू से काटी जा सकती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ये है तो मेटल की, लेकिन इसको हिंदी में अपवाद बोलेंगे, और इंग्लिश में इसको एक्सेप्शन बोलते हैं। अब आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हम सभी के साथ में अलग अलग देखते हैं, कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स है वो रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कैसे करेंगे, वाटर के साथ कैसे करेंगे, एसिड के साथ कैसे करेंगे, बेसिक्स के साथ कैसे करेंगे। तो उन सारी रिएक्शंस के थ्रू हम इसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको देखेंगे। यू आर फर्स्ट वाला है आपका रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। यू आर फैमिलियर विद द फेनोमेनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब कि क्या बोलते हैं, रस्ट मतलब कि जंग जो लग जाती है लोहे के ऊपर, उसको आपने देखा होगा। रिकॉल द रिएक्शन ऑफ विच रस्ट इज फॉर्म्ड, मतलब कि रस्ट कैसे बनती है कि वो आपने रिकॉल करिए, आपने 6th-7th में पढ़ा है। तो यू हैव आल्सो परफॉर्म्ड इन क्लास 7th ऑन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। ये वाली एक्टिविटी आपने 7th में करी थी। यू हैड लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। ये वाली जो आपने करी थी ना 7th के अंदर, इससे आपको ये वाली जो है आपको दे रखी है फॉलोइंग रिएक्शन, इसको आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो लेटेस्ट आपकी 4.3 जो एक्टिविटी दे रखी है वो है कि आप जो है एक लिटमस पेपर के साथ में एक रस्ट जो आपकी जमी हुई रहती है जंग, उसको आप कैसे पहचान सकते हो, है ना, क्या रिएक्ट उसके अंदर हुआ है।
तो लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन और वाटर। 3 के अंदर हम ले रहे हैं ना, तो आयरन, ऑक्सीजन और वाटर के साथ में जो रिएक्ट करके रस्ट बनी है, जंग जो लगी है। कलेक्ट अ स्पून फुल ऑफ रस्ट एंड डिसॉल्व इट इन अ वेरी लिटल अमाउंट ऑफ वाटर। आपको रस्ट मतलब कि जंग का थोड़ा सा पार्ट लेना है, ऐसा वो ऊपर से जो जम जाती है उसका, और एक वाटर, थोड़े से वाटर में उसको मिलाना है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन्स सस्पेंडेड इन वाटर। मतलब कि जब क्या वो पानी में पूरी तरीके से एक पदार्थ के रूप में मिल चुकी है। शेक द सस्पेंशन वेल, जो आपका जो घोल बना है उसको आपको अच्छे से मिलाना है। टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, है ना। लिटमस पेपर जो आपको ये दिख रहा है ना, रेड लिटमस पेपर इस डायग्राम के अंदर, इसके थ्रू आपको ऐसे चेक करना है ना। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज़ द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। सॉल्यूशन आपका एसिडिक है या बेसिक है। एसिडिक मतलब अम्लीय है और बेसिक मतलब कि क्षारीय है। ये आपको लिटमस पेपर से चेक करना है, ब्लू से रेड हुआ है या रेड से ब्लू हुआ है। तो does copper also get rusted? I have seen greenish deposit on the surface of copper vessels। मतलब कि कॉपर जो है वो भी रस्ट हो जाता है, जंग लग जाती है ना। तो आई हैव सीन अ गार्निश देखी है ना आपने कॉपर के सरफेस के ऊपर, है ना। व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग, मतलब कि अगर कॉपर को आप खुले में बहुत लंबे टाइम तक छोड़ देते हो तो उसके अंदर भी क्या रहता है, ग्रीन कलर की एक जो कोटिंग हो जाती है उसकी सरफेस पे। इट अक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग। द ग्रीन मटेरियल्स इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड। कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड का मिक्सचर हो जाता है एंड कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर बन जाता है ना। इसका फार्मूला देखो, कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड का क्या दे रखा है, CuOH2, एंड कॉपर कार्बोनेट का दे रखा है CuCO3। द फॉलोइंग इज द रिएक्शन। इसकी रिएक्शन देखो इस तरीके से होगी, Cu कॉपर रखा है पानी में और आपने ऑक्सीजन में खुला छोड़ दिया है, और ऑक्सीजन आपकी जो खुले में जो है आपको CO2 भी मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और पानी तीनों, और कॉपर को इस तरीके से रिएक्ट करके वो क्या बना लेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बना लेगा। Now recall the activity of burning magnesium ribbon. The as obtained on burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acidic basic nature। मतलब कि आपको वही वाला जो 7th में आपने एक्टिविटी करी थी इसी को रिकॉल करना है। उसमें देखना है कि वो अम्लीय बना था या क्षारीय बना था। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक? हाउ डू यू ascertain this? Ascertain this, you must have observed that the red litmus turned blue। रेड लिटमस पेपर जो रहता है वो काई में चेंज हो जाता है, ब्लू में। सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज आल्सो बेसिक इन नेचर। तो अगर आपका लिटमस पेपर रेड से ब्लू हो रहा है मतलब वो क्या रहेगा, बेसिक रहेगा नेचर में, मतलब कि क्षारीय रहेगा। इन जनरल मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जनरल जो मेटेलिक ऑक्साइड रहते हैं वो क्या रहते हैं आपके, बेसिक ही रहते हैं नेचर में। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। अब नॉन मेटल जो रहते हैं वो आपका किस तरीके से रिएक्ट करते हैं विथ ऑक्सीजन वो देखना है। तो टू द एक्टिविटी आपकी 4.1, टू द डेमोन्स्ट्रेट बाय द टीचर इन द क्लास। मतलब कि आपके टीचर की उपस्थिति में ही यह करना है। जैसे आपका ये ढक्कन बना रखा है ना, एक जैसे दवाई का ढक्कन वगैरह आता है मेटल्स का बना रहता है, और एक और अदर आपको स्पून वगैरह, इसका स्पून बनाना है एक वायर से। ऐसा आपने एक स्पून बनाया है और ये आपको जैसा फिगर में इसका ये वाला आपने ये स्पून बना लिया है ना ढक्कन, और आपने वायर से, और एक स्पून लिया है और उसके अंदर आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या रखना है, सल्फर इन अ deflagrating spoon and heat it। If deflagrating spoon is not available, you may take a metallic cap of any bottle and wrap a metallic wire around it and give it a shape show in figure 4.1 है। मतलब ये इस तरीके से अपन चम्मच भी बना सकते हैं आपके पास अगर नहीं है तो। as soon as sulfur start burning, introduce the spoon into a gas jar and glass tumbler।
मतलब कि जैसे ही वो आपका सल्फर जो है वो जलना स्टार्ट कर देता है, तो ये जिस तरीके से अपन ने अंदर रख रखा है ना, इसको ऐसे अंदर रखना है और फिर इसको कवर कर देना है। और फिर हम क्या देखेंगे, कवर द tumbler with a lid to ensure that the gas produced does not escape. Remove the spoon after some time. Add a small quantity of water into the tumbler and quickly replace the lid. मतलब कि आपको स्मॉल क्वांटिटी इसमें वाटर की रखनी है और फिर उसको देखना है। शेक द टम्बलर वेल, इसको टम्बलर को जो है अपने को अच्छी तरीके से हिलाना है। चेक द सॉल्यूशन विद द रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, फिर आपको इसको ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर से चेक कर लेना है। जो भी आपके रिजल्ट आएंगे सबके साथ में उसको यहाँ पे आपको लिखना है टेबल्स के अंदर। तो इस एक्टिविटी से हमारे पास क्या आ जाएगा, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फाउंड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्या बन गया है, सल्फर और ऑक्सीजन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस। वे सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर, सल्फराइज एसिड इज फॉर्म्ड। The reaction can be given as follow: सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस वाटर H2O। इसके आपने क्या करा है रिएक्शन, तो क्या बन गया है, सल्फराइज एसिड बन गया H2SO3। द सल्फराइज एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। क्या कर रहा है ये, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर रहा है। तो जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, मतलब कि नॉन मेटल्स के जो भी ऑक्साइड होंगे वो आपके क्या रहेंगे, एसिडिक नेचर में रहेंगे, अम्लीय रूप में रहेंगे। किसके, नॉन मेटल्स के, अधातु के ऑक्साइड आपके अम्लीय रूप में मिलेंगे। रिकॉल द नेम ऑफ द सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेस यू हैव रीड इन क्लास 7th, मतलब कि 7th वाला आपको रिवीजन करवाते जा रहे हैं पूरा इस चैप्टर में। नोट डाउन देयर नेम इन टेबल फॉर आइडेंटिफाई द मेटल्स और नॉन मेटल्स प्रेजेंट इन देम विच फॉर्म ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन। मतलब ये आपको टेबल कंप्लीट करनी है 7th के बेस पे। रिएक्शन विथ वाटर, अब हम सेकेंड देखते हैं वाटर के साथ में क्या रिएक्ट होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स का। लेट अस सी हाउ मेटल एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। सोडियम मेटल्स इज वेरी reactive. It reacts vigorously with oxygen and the water, मतलब कि बहुत आसानी से और बहुत ज़्यादा मात्रा में ये सोडियम जो रहता है वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्ट कर देता है। लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन से वो बहुत सारी आग उत्पन्न कर सकता है। तो हीट इज देयर फॉर स्टोर्ड इन केरोसिन, इसलिए हम सोडियम को कहाँ रखते हैं, केरोसिन में डुबो के रखते हैं, इसको खुला नहीं छोड़ सकते। ओके, तो एक्टिविटी 4.5 आपकी फिर इस एक्टिविटी दे रखी है जो आपको यही बेसिक और एसिड में ही चेंजेस बताएगा। तो ये एक्टिविटी आप पढ़ के इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट वेगोरियसली विथ वाटर। जो आपका सोडियम वाली अपने एक्टिविटी करी है 4.5 में, वो भी आपकी क्या कर रही है, वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर रही है। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो, और अदर जो मेटल्स है वो ये वाली रिएक्शन इतनी जल्दी नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर स्लोली, मतलब कि लोहा भी रिएक्ट करता है लेकिन वो थोड़ा धीरे धीरे करता है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर थ्रो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, मतलब कि जनरली आपकी जो नॉन मेटल्स रहेगी, धातु रहेगी, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है। किसके साथ करेंगी, एयर के साथ करेगी। तो सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, इसलिए हम जो अधातु रहती है उनको काई में रखते हैं, वाटर के साथ स्टोर करके रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फास्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स है ना, it catches fire if is exposed to air. To prevent to contact of phosphorus with atmospheric oxygen, it is stored in water। मतलब कि जो फास्फोरस है वो भी क्या रहता है, नॉन मेटल्स रहता है, नॉन मेटल, और फायर टू एक्सपोर्ट टू एयर, मतलब कि जो हवा से जो है वो फायर उत्पन्न कर सकता है ना, तो इसको हम काई के अंदर स्टोर करके रखते हैं, वाटर के अंदर। फिर आपका आता है रिएक्शन विथ एसिड। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विथ एसिड। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटी 4.6 देखनी पड़ेगी, और वो भी आप कैसे देखेंगे, ABCD के ई के 5 ग्रुप बनाए आपने, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम
और ये सारे आपको बनाना है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और चारकोल और सल्फर, है ना, इन सब के साथ में। और फिर इसको आपको इस टेबल के अंदर पूरा लिखना है, एक्टिविटी में आप क्या क्या कर रहे हो, क्या एसिडिक बन रहा है और कौन एसिडिक नहीं बन रहा है। तो इस एक्टिविटी से हमको क्या मिल रहा है, इज देयर डिफरेंट इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स है वो एसिड्स के साथ में अलग अलग रिएक्शन बता रही है। व्हाट कुड द पॉप साउंड इन सम केसेस बी ड्यू टू व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, मतलब कि टेस्ट ट्यूब के पास में जाने पर जब कुछ कुछ ऐसी आवाज़ आती है कि जलने के बाद में पॉप की आवाज़ आ जाती है ना, तो वो क्यों आ रही है। यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ acid but metals react with acid and produced hydrogen gas that burnt with a pop sound, मतलब कि आपको पता है कि जो नॉन मेटल्स रहते हैं वो एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, और जो नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट एंड जो मेटल्स रहते हैं वो रिएक्ट करते हैं। तो जो मेटल्स रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे और उसके लिए वो जो आपका पॉप वाला साउंड है वो आ रहा है ना, यही बता रहे हैं। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग बट इट इज रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो आपका जो था क्या बोलते हैं कॉपर, वो किसके साथ में रिएक्ट करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। फिर आपका सेकेंड आता है रिएक्शन विथ बेसेस। ये कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्सिलिक एसिड इवन ऑन हीटिंग बट इट रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में वो रिएक्ट कर देगा, लेकिन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक जो रहेगा कॉपर उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। आपकी रिएक्शन विथ बेसिस के लिए आप 4.7 एक्टिविटीज देखेंगे। इससे आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये 3-4 ABCDE में बनाए हुए हैं और सभी की आप इसमें जो है ऑब्जर्व करेंगे बहुत सारी। इसमें आप जब ये करेंगे तो बीकर ए में क्या बनेगा, आपका कॉपर सल्फेट बनेगा प्लस जिंक ग्रेनल, जिंक मिलेगा आपको, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन नेल बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग बनेगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग, जिंक सल्फेट प्लस आयरन नेल्स। ये वाली एक्टिविटी 4.7 आप कंप्लीट पढ़िएगा। ओके, तो इसमें और भी क्या ऑब्जर्व अपन ने ऑब्जर्व किया है, व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट as before the pop sound indicates the presence of hydrogen gas. Metals react with sodium hydroxide or produce hydrogen gas, मतलब कि मेटल्स जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब रिएक्ट कर रही है तो हाइड्रोजन गैस बन रही है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसेस आर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स आपको ऐसे मिल सकते हैं ना इसमें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब आपका जो पॉप वाला साउंड है वो भी आपको जो है मेटल्स के साथ मिलेगा, नॉन मेटल्स के साथ नहीं मिलेगा। अब आपका देखो ई वाला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन का आपका डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट द परफॉर्म इन क्लास 7, मतलब कि 7 का आपको सब याद होना चाहिए यहाँ पे। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शन ऑफ काइंड, मतलब कि आपने और भी ऑब्जर्व किया होगा इसमें जब एक्टिविटी करी होगी। व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर, मतलब कि ये जो बीकर आपने देखे थे यहाँ पे जो भी ABCDE है और एक्टिविटी पढ़ी थी, इनमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। यू हैव रीड दैट वन मेटल्स डिस्प्लेस्ड अनदर मेटल्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड, मतलब कि इसमें अपन कुछ न कुछ डालते जा रहे हैं, जैसे कि जिंक डाला, आयरन कॉपर आयरन नेल, ऐसे। तो उसमें क्या है जो मेटल्स है वो चेंजेस होते रहे हैं। यू हैव रीड दैट द मेटल्स डिस्प्लेस अनदर मेटल्स इन बीकर ए जिंक Zn replace copper from copper sulfate. That is why the blue color of copper sulfate disappear and a poverty red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker. The reaction can be represented as below. आपको ये रिएक्शंस दे रखी है कि किस तरीके से इसमें रिएक्शन हुई होगी ना। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक की अपन ने कराई तो जिंक सल्फेट प्लस आपको कॉपर मिल गया। ये सारे फार्मूलेस आपको याद होने चाहिए। ओके, you can write down the reaction taking place in beaker B in a similar manner। आप इसी तरीके से बहुत सारी जो है रिएक्शन लिख सकते हैं। there could have been
displacement of zinc by copper in beaker C and by iron in copper beaker E. Similarly, iron could be displaced by copper in beaker D. Since we do not see any change in beaker C, we can infer that copper is not able to replace zinc from zinc sulfur but why, मतलब कि हम देख रहे हैं कि ABCD सभी में जो है वो चेंजेस नहीं हो रहे, ए और बी में चेंजेस हो गए थे, फिर सी में देखो क्या चेंजेस हो रहा है, और ई में और डी में ये इनमें कुछ कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं. रिप्लेस कॉपर इन बीकर ए, वाई कांट कॉपर रिप्लेस इन जिंक बीकर सी, मतलब कि ये इनमें चेंज क्यों नहीं हुआ है. रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट आर्बिट्ररी. साइंस जो है वो आर्बिट्ररी सबके लिए एक जैसी नहीं होती है. इट फॉलोज डेफिनेट रूल्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स, मतलब कि इसके जो डेफिनेटली आपके जो रूल्स बने हुए हैं उनको फैक्ट्स को ये जो है फॉलो करते हैं. एंड द रूल हियर इज दैट जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन. मोर मतलब कि जिंक जो रहता है वो कॉपर और आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव बता रहा है यहाँ पे. मोर रिएक्टिव मेटल्स कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल्स, जो है ज़्यादा रिएक्टिव वाला मैटर है वो कम रिएक्टिव वाले मैटर्स को रिप्लेस कर रहा है. बट लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल्स, लेकिन जो लेस रिएक्टिव वाला मैटर्स है वो रिप्लाई नहीं कर रहा है, रिप्लेस नहीं कर पा रहा है. Now you can understand why there are do displacement reaction in beaker D and E also. Can you guess the sequence of metals from more reactive to less reactive among zinc, iron and copper? आपको इसी तरीके से E और D में भी beakers में अलग अलग रिएक्शन दिखाई दे रही है. यूज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स. अब मेटल्स और नॉन मेटल्स का आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो. यू शुड बी एबल टू गेस वाई मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, मतलब कि मेटल्स का यूज़ आपने बहुत सारा देखा होगा मशीनों को बनाने में, ऑटोमोबाइलिटी में देखा होगा, एरोप्लेन्स में, ट्रेन्स, सैटेलाइट, इंडस्ट्रीज़, गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स एक एक्स्ट्रा. मतलब कि आपने आसपास जो भी चीज़ें देखी है सारे मेटल्स के ही बने हुए रहते हैं ना. एरोप्लेन बना लो, ट्रेन बना लो, मशीन बना लो, ऑटोमोबाइल, सैटेलाइट आपने अगर बना रही है, इंडस्ट्री में आप यूज़ कर रहे हो, कुकिंग में आप जो बर्तन यूज़ कर रहे हो, पानी को गर्म करने के लिए जो भी आपका मटेरियल का बना हुआ, सारे ही ऑलमोस्ट मटेरियल के ही बने हुए रहते हैं. यू आर आल्सो फैमिलियर विद द यूजेस ऑफ सम नॉन मेटल्स. इसी तरीके से आपने नॉन मेटल्स के भी यूज़ किए होंगे. हियर आर सम इंटरेस्टिंग वंस. आपको इस इंटरेस्टिंग तरीके से आपके नॉन मेटल्स के यूज़ बता रखे हैं यहाँ पे. वी आर श्योर दैट यू विल गेस देम राइट. आपने ये ऑफकोर्स किया होगा, लेकिन नॉन मेटल्स का यूज़ हो रहा है ये आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा. देखिए कैसे. नॉन मेटल्स इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच इज़ लिविंग ब्रिंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रेथिंग. आप ब्रेथिंग लेते हो ना सांस, तो सांस के अंदर क्या लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, और आउट क्या करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड. तो आप क्या कर रहे हो इसमें, नॉन मेटल से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका यूज़ कर रहे हो, और ये अपने जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है. नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइज टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. इसी तरीके से आपने फर्टिलाइज का यूज़ किया होगा ना प्लांट्स के लिए, तो वो भी सब क्या रहते हैं, सल्फर वगैरह जो रहते हैं आपके, आयोडीन, सल्फर वगैरह जो भी यूज़ हो रहे हैं, नाइट्रोजन, ये सब फर्टिलाइज़र जो है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं. नॉन मेटल्स यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस. वाटर प्योरिफिकेशन आपने जब मेथड देखी होगी आपके यहाँ पे वो प्योरेट लगा होता है, तो उसके अंदर भी क्या होता है, नॉन मेटल्स का यूज़ होता है. नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक. एंटीसेप्टिक के रूप में भी आप नॉन मेटल्स को यूज़ कर रहे हो. नॉन मेटल यूज्ड इन क्रैकर्स, मतलब कि आप फटाकों में क्या करते हो, नॉन क्रैकर्स जो रहते हैं आपके उसमें भी नॉन मेटल्स का यूज़ होता है. यू मे एड सम मोर यूज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम यूवर एक्सपीरियंस. इस तरीके से आप नॉन मेटल्स और मेटल्स के और भी यूज़ देख सकते हो. नाउ यूवर चैप्टर इज़ कंप्लीट. आपके क्वेश्चन आंसर आपको PDF से सारे अवेलेबल हो चुके हैं यहाँ तक के, तो आप अपना फेयर वर्क भी कंप्लीट रखिए और आपका ये 4th चैप्टर आज कंप्लीट होता है ना. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी आपने, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी आपने, और उसके फिर यूज़ देखे हैं. ओके ओके, थैंक यू.